नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। राजस्थान में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं, मगर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के नेता भी उस बयान को लेकर काफी चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जी, इनसे जानते हैं कि उनके बयान को लेकर किस तरह से देखते हैं। वो बयान सबसे ज्यादा नजदीक आप रहे, आपने देखा वो पूरा मंजर जो हुआ था सरकार को लेकर, जो 25 सितंबर की घटना हो या फिर उससे पहले की मानेसर वाली घटना हो, उसका जिक्र फिर से लगातार वो कर रहे हैं। इस साल काफी जिक्र किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है सियासी साजिश हुई, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। मीडिया को खड़े होकर वो ये बयान दे रहे हैं कि मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता तो मैं मना करता क्या, मेरे साथ तो साजिश हो गई। भाई, साजिश तो किसी ने नहीं रची, किसी ने उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। वो आला कमान ही तो था जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कहा था, और वो तो 2 दिन बाद पर्चा भरने वाले थे। अगर 25 सितंबर की घटना नहीं की होती उन्होंने, तो निश्चित तौर पर वो पर्चा भरते और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। तो आला कमान का मन तो बहुत स्पष्ट था, इसीलिए तो उन्होंने कहा इस बात को कि भाई मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और वो सारी चीजें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। लेकिन ये कहना कि मैं बनना चाहता था और मेरे साथ साजिश हो गई या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, तो उन्होंने सीधे तौर पर आला कमान को, कांग्रेस की लीडरशिप को, सोनिया गांधी जी को षड्यंत्रकारी कह दिया। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने सफेद झूठ बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं नहीं बनना चाहते थे। हमसे जब बातचीत होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग जो उनके इतने नजदीक रह के काम कर रहे हैं, तो हमें ये तो लगेगा ना कि आप दिल्ली चले जाओगे, आपका अगर वहां बैठेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो अभी आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वही डर हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, तो हमने उस बात को जानना चाहा कि आप बताइए साहब क्या होगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे वहां के कोई सिस्टम समझ में नहीं आते हैं, मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा, इसी प्रदेश में रहूंगा। तो जब उनकी मंशा पहले से ही साफ थी, वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, उसके बावजूद अगर वो कांग्रेस के आला कमान को और कांग्रेस की लीडरशिप को षड्यंत्रकारी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी के लिए हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति को कांग्रेस के आला कमान ने और कांग्रेस की पार्टी ने 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो, वो कुछ पल पहले तो यही कह रहे थे कि मुझे 21 सीटें आने के बावजूद सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो वो जो शब्द उन्होंने काम में लिया कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, तो वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि 21 सीटों के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाया? क्या वो कॉन्स्पिरेसी थी कि जब आपने 2020 में सरकार बचाने का तमाशा किया, उसके बावजूद आला कमान आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था? क्या वो कॉन्स्पिरेसी थी? इसी तरीके से बिना किसी स्किल के भी आपके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी वजह से आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर भी 3-3 बार कांग्रेस ने आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, हम तो तब आपको सफल राजनेता मानते जब आपके रहते हुए कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट कर पाती। आपने तो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके या आला कमान का कृपा पात्र बनके ही तो कुर्सी हथियाई थी, कुर्सी हासिल की थी। तो फिर किस बात को लेकर इतना चौड़े होते हैं कि भाई मेरे को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया? तो आला कमान चाहता था इसलिए बनाया। लेकिन आपने बदले में कांग्रेस में सरकार देना तो छोड़ो, आपने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही षड्यंत्रकारी बता दिया। आपने कांग्रेस पार्टी को षड्यंत्रकारी बता दिया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। तो मुझे लगता है आज इस देश का हर कांग्रेसी इस बात से खफा है, उसके दिल को ठेस पहुंची है कि एक व्यक्ति जिसे सब कुछ मिला हो, वो कांग्रेस के आला कमान को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को षड्यंत्रकारी बोल रहा है। किस तरह से देखते हैं अचानक से इस बार लगातार उनका ये बयानबाजी
लगातार मानेसर की घटना को लेकर जिक्र, क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर जो हलचल मची हुई है, लगातार चर्चाएं हैं, बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान को लेकर, उसके पीछे की ये भनक उनको लगी कि इस तरह की चीजें करने से आला कमान को आंख दिखाने की, जो मैं 101 विधायक है तब मैं आंख दिखा सकता हूं, अब मैं पार्टी तोड़ सकता हूं, मैं ही कांग्रेस हूं राजस्थान में। शांति धारीवाल का वो वाक्य याद आता है कि वो सारी चीजें उसी तरह की अभी भी हुई है। देखिए, ये तो इनकी पुरानी आदत है, दबाव की राजनीति करना। इस प्रदेश ने देखी है 25 सितंबर 2022 की वो घटना कि जब जबरदस्ती विधायकों को बसों में बैठाकर सीपी जोशी जी के यहाँ जो स्पीकर थे उनके घर भेजा गया और उनसे इस्तीफे दिलवाए गए। तो वो एक दबाव ही तो था आला कमान के ऊपर कि देखिए ये सारे विधायक मेरे साथ हैं, आपको अगर बनाना है तो हम में से किसी को बनाओ। क्या कभी ऐसा होता है कि आला कमान के दूत कोई प्रस्ताव पारित करना चाहें, उस प्रस्ताव में भी ये अपनी शर्तें लगा दें? इन्होंने कहा कि जो पर्यवेक्षक आए हैं वो विधायकों से 1 to 1 नहीं मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। क्यों भाई? इन्होंने साथ में ये शर्त लगाई कि जो भी फैसला होगा वो 19 अक्टूबर के बाद उसको किया जाएगा। क्यों? आपको अध्यक्ष बना दें पहले राष्ट्रीय, उसके बाद आप कोई फैसला करें, ये ऐसा चाहते थे। तीसरा, कि हम में से जो इतने लोग जिन्होंने तथाकथित रूप से सरकार बचाने में सहयोग किया उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो क्या उस दिन राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा कोई कर रहा था? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी से कि अगर आपको ये पता था कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो आप आलाकमान से पहले ही बात कर लेते कि भाई आप क्यों भेज रहे हो, क्या चाहते हो, बजाय बात करने के। तब तो आज उनकी बात सही मानी जाती कि उन्होंने आलाकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ किया। तब हम उन सबको, जो भी कांग्रेस को समझता है या राजनीति को समझता है, इस बात को मानता कि आपने अपनी बात आलाकमान को पहुंचाई, उनके खिलाफ नहीं था आपका विद्रोह, लेकिन बिना उनसे बात किए आपने उनके दूतों को बैरंग लौटा दिया, उनको मीटिंग में इतना बेइज्जत किया कि वो मीटिंग ही नहीं होने दी, बजाय मीटिंग के आपने तो इस्तीफे दिलवा दिए। तो ये जो सारा घटनाक्रम था, ये षड्यंत्र, ये कुचक्र आपने अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए और आला कमान की मंशा और उनके आदेशों की अवमानना के लिए उनको चुनौती देते हुए किया था, और वो चुनौती उन्होंने दी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मानेसर की घटना को लेकर सचिन पायलट को माफी मांग लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए उनको। 25 सितंबर की घटना को लेकर का मैं सोनिया गांधी के पास चला गया था, उनसे कह दिया था, मैंने माफी मांग ली थी कि सारा मैं अगर पूरा जिस तरह से विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं उनको संभाल नहीं पाया, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें, वो अ, यात्रा करने के लिए हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ, और इस तरह की घटना होती है। वो ये कहते सुने गए मैंने कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, माफी मांग लेते तो सब कुछ हो जाता। तो ये बात तो उनको 2020 में ही करनी चाहिए थी, जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, कि भूलो और माफ करो, आगे बढ़ो। तो वो किस बात की बात कर रहे हैं? अब कौन सी ये माफी वाला तो जो टर्न है वो नया ही उन्होंने निकाला है ना, क्योंकि वो कभी अपनी एक बात पे नहीं टिकते हैं। जब उन्होंने इस बात को तय कर लिया कि आला कमान की मंशा है कि भूलो और माफ करो, आगे बढ़ो, तो वो तो हमेशा ही लागू होता है ना। आपने सिर्फ 2 साल तक उसको ध्यान में रखा, 20 से 22 तक, क्योंकि तब तक आपको कोई डर नहीं लग रहा था, आपकी कुर्सी सलामत थी। वो तो 2022 में सितंबर में जब आला कमान ने पर्यवेक्षक भेजे तो फिर से आपको डर सताने लगा। तब जाके आपने उन सारी जो घटनाएं थी उनको कुचक्र के रूप में, कोई प्रोग्राम पहले से प्लान नहीं था कि उनको वहां जाना है जैसलमेर। वो तो आला कमान के दूतों को फेस नहीं करना पड़े, उनके समक्ष उनको अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए वो गायब हो गए यहाँ से, ताकि कोई उनसे बात ही नहीं करेगा। और शाम तक आने से पहले तो उन्होंने सारे विधायकों को बिठा के बस में शांति धारीवाल जी के यहाँ भेज दिया, और उसके बाद सीपी जोशी जी के यहाँ भेज के जो हुआ वो था तमाशा। वास्तविक तमाशा तो वो था जो उन्होंने करवाया। आला कमान ने या पर्यवेक्षकों ने राजस्थान में कोई तमाशा नहीं किया, तमाशा तो उन्होंने ही करवाया। देखिए, वो कहते हैं कि ऐसी चर्चा चल गई थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो चर्चा किसने चलाई? आप तो मीडिया की बातों में भरोसा ही नहीं करते हो, और अगर मीडिया चर्चा चला रही है तो चलाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको सोनिया जी ने फोन करके तो नहीं कहा कि इन्हें हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और अगर आला कमान चाहता तो देखिए,
आला कमान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आला कमान चाहता तो उस दिन मुख्यमंत्री उनको घोषित भी तो कर सकता था कि डिक्लेयर कर दिया नाम, तो नाम डिक्लेयर करते ही तो सारे विधायक अपने आप ही उनके पास पहुंच जाते हैं ना। लेकिन आला कमान ने इनका सम्मान रखते हुए उस प्रोसेस को फॉलो किया जो कांग्रेस का कल्चर है कि पहले पर्यवेक्षक भेजेंगे, विधायकों की बैठक होगी और उनसे रायशुमारी की जाएगी और उनके बाद उनकी रायशुमारी से ये निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहना है या बनाया जाना चाहिए। तो वो फैसले तो दिल्ली में होते हैं ना, आलाकमान के पास होते। आप बैठक को हो जाने देते, फिर आप अपने सारे विधायकों को लेके दिल्ली पहुंच जाते और आलाकमान से कहते कि भाई हमें ये फैसला मंजूर नहीं होगा, अगर वो फैसला करते तो। लेकिन बजाय वो सब करने के आपने तो चैलेंज कर दिया, आपने तो चुनौती दे दी आलाकमान के लोगों को कि आइए देखता हूं मैं क्या होगा, राजस्थान में तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो ये स्वयं षड्यंत्रकारी रहे हैं और आज पार्टी को षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। वो 1998 की बात करने वाली है और उसके बाद सीपी जोशी का दौर, फिर इसके बाद सचिन पायलट की चीज़ें आई, अध्यक्ष उनको बनाया गया, ये सारी चीज़। तो दिव्या मदान ने वो बातें भी कही कि जहर का घूंट किसने पिया। अब वही चिंता फिर से उन्हें सताने लगी है कि हो सकता है कि अब युवा युवा चेहरे को मौका दें, इस तरह की चीज़ें। तो वही षड्यंत्र जो उन्होंने 25 सितंबर को किया, क्या उसी तरह की चीज़ें फिर से? वो उसी टैक्टिक्स को अपना रहे हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। आपको मैं 1998 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि उस वक्त ये भी तो युवा थे और राजस्थान में 3 बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, परसराम मदेरणा जी, पंडित नवल किशोर शर्मा जी और शीश राम ओला जी। उनके रहते अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको अवसर दिया, क्योंकि तब इन्होंने यही बात छेड़ी थी और चलवाई थी कि अब किसी नौजवान को मौका मिलना चाहिए, तो जो जिस तरह से एक एज का और एक नई जनरेशन का एक ट्रांजैक्शन हो रहा था, नई जनरेशन की शिफ्टिंग हो रही थी, तो जब ये युवा थे इनको आसानी से मिल गया, तब किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज अगर किसी युवा को मौका दिया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, आज इन्हें परेशानी हो रही है। तो खुद के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा, इसीलिए पिछले 40 साल में ये मठाधीश बने रहना चाहते थे। इन्होंने किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, राजस्थान में सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप तक नहीं होने दिया। और जो एक नौजवान व्यक्ति जिसके ऊपर आलाकमान ने भरोसा किया, जिसकी मेहनत से 99 तक पहुंचे हम 21 से, उसके भी पीछे लग गए कि अब इनको किस तरीके से खत्म किया जाए। तो यही इतिहास रहा है अशोक गहलोत जी का और इनका यही पैटर्न है काम करने का। और इसी तरीके से आज भी वो दबाव बनाना चाहते हैं। इनको ये भनक लग गई है कि हो सकता है आने वाले समय में आलाकमान सचिन पायलट जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। तो ये चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले ना मिले, रायते को ढुला दो, रायते को गिरा दो, ताकि किसी के हिस्से में नहीं आए, इतनी कंट्रोवर्सीज को डेवलप कर दो। तो उसी तरीके से जैसे 25 सितंबर को इन्होंने दबाव बनाया, आज फिर उसी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि आला कमान अब किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने जो फैसला कर लिया है, जो मन में सोच लिया है, जो उनकी मंशा है, वो उसे जरूर पूरा करेंगे। जो अभी हाल ही में पुष्कर राहुल गांधी है, उन्होंने कहा भी, जो चर्चाएं कि कुर्सी पे बैठा के एक नाटक के तहत किस तरह से कुर्सियां खींचने का काम हो रहा है, ये संकेत उन्होंने शायद दे दिया हो। वहां पर युवा की नेतृत्व की बात भी सीपी जोशी की चर्चा रही कि उन्होंने भी कहा। उसके बाद केरल की वो नेतृत्व की बात, जया नया नेतृत्व आया, कर्नाटक में जो हुआ, तो शायद ये सारी घटनाएं जोड़कर और ये चीजें जब दिल्ली से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे या आईसीसी में रहे, तो कुछ लोग उनके भी वहां पे होंगे ऐसे जो उन्होंने बताई होगी। इसी के लिए शायद ये चीजें, क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई है लगातार, मानेसर की घटना इस साल तो बहुत ज्यादा उन्होंने की है इस घटना को लेकर, और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी की है, जहां 10 करोड़ की बात भी विधायक को देने की बात कही है। बीजेपी के मार्फत ये चीजें वो कहते रहते हैं। भाई बीजेपी तो कभी मानेसर को जिक्र में ही नहीं लाती। ये तो जब स्वयं उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो विपक्ष का तो काम है, जो सरकार में लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तो तंज कसेंगे ही कसेंगे। लेकिन अवसर तो आप ही दे रहे हो ना, शुरुआत तो आप ही कर रहे हो। आपने शुरुआत की नागौर के डीडवाना से, वहां पे आप बोल के आए कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, मेरे पास सबूत हैं, जबकि आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। उसके बाद जब बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी ने सचिन पायलट जी को जो भी कहा होगा,
पत्रकारों ने सवाल पूछे तो फिर ये मानेसर पे उसको ले जाके घुमा गए। इसी तरीके से अभी परसों 2 दिन पहले फिर इन्होंने मानेसर का जिक्र किया। पत्रकारों ने तो 2 ही सवाल पूछे थे, उन्होंने अपने वो जानबूझ के उन्हें पता होता है ना कि मुझे क्या करना है। वो तो बड़े माहिर है ना इस चीज में कि पत्रकारों के सवालों के जवाब तो देंगे नहीं, उनको जो अपनी बात कहनी है वो कह जाते हैं। तो ये इस नाम का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं ताकि ये स्वयं खबरों में बने रहें। ये राजनीतिक रूप से जीवित रहना चाहते हैं इस शब्द का नाम बार बार लेकर के। युवाओं की ये बात जब चल रही है तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पायलट के बारे में कहा जाता है, सचिन पायलट के बारे में, कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उसके बाद भी युवाओं को अगर मौका देने की बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत रहती। बिल्कुल सही बात है कि जितने युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से मोस्टली लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखिए जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं लगभग 80 से 90% लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से काफी लोग विधायक बने हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी मंशा राजस्थान में युवाओं को आगे बढ़ाने की रहती है, युवाओं को साथ लेकर चलने की रहती है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने हमेशा युवाओं को रौंदने का काम किया है, उनके पैर को खींचने का काम किया है, उनको नेस्तनाबूद करने का और उनको खत्म करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी एक नौजवान को मौका देती है तो प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीद के रूप में वो आगे बढ़ेंगे और मजबूत होकर काम करेंगे। अभी हाल ही में ऐसा पहली बार कभी भी देखने को मिलता है जब उन्होंने डोटासरा टीकाराम जूली की सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रशंसा एक तरह से की। उन्होंने कहा, जब ये बयान वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह के गए हैं। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही। नहीं, ये तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको। देखिए, डोटासरा जी को अवसर मिला, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कांग्रेस जो प्रदेश में जिस हाल में थी उसे उन्होंने मजबूत किया, मजबूती प्रदान की। इसी तरीके से जूली जी को जब प्रतिपक्ष के नेता बनने का अवसर मिला तो उन्होंने भी अपने आप को साबित किया। तो निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति संगठन में रहकर संगठन के लिए अच्छा काम कर रहा है, राहुल जी तारीफ करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इन तारीफों से किसी को भी कुंठित होने की या किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता क्यों है? होना ही नहीं चाहिए उन्हें। ये अशोक गहलोत ने कहा है अपने प्यार उन दोनों को नाम से। तो अशोक गहलोत जी तो कहेंगे ही ना इस चीज को लेके। एक बात और कि पिछले चुनाव में बहुत सारे निर्दलीय को लड़ा था, आप तो बहुत नजदीकी से देखा था। ये हमेशा से होता रहा है, या पिछली बार जब सचिन पायलट के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो उन्हें टिकट नहीं मिला लेकिन उन्हें निर्दलीय तौर पर लगा? क्या उसमें अशोक गहलोत का हाथ था क्या? बिल्कुल पूरी तरह से था। जो लोग अशोक गहलोत जी के नजदीकी समझे जाते थे और उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ही उनको आगे किया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव जितवाएंगे। और वो हुआ भी ना, निर्दलीय चुनाव जीत के भी तो आए। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अगर कांग्रेस के अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव जीत कर आए तो उसे क्या समझेंगे? तो चुनाव हराया गया है ना, वरना तो पार्टी और अशोक गहलोत मिलके अधिकृत प्रत्याशी को नहीं जिताते क्या? तो मेरे सामने की बातें हैं। राजस्थान में मुझे लगता है कि ये इस देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ही निवास से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने के लिए फोन करवाए और वहां सरकारी कर्मचारियों तक ने बैठकर पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जो सचिन पायलट जी से जुड़े हुए थे, युवा थे, जिनके जीतने की उम्मीद थी और जो लगता था कि वो इनके समर्थक हैं, उनको हराने के लिए लगातार फोन करवाएंगे। आगे भी हो बहुत सकता है। बहुत परिणाम निकले। अब आगे तो उनकी क्या स्थिति रहती है उसके ऊपर निर्भर करेगा ना। पर मुझे लगता है आला कमान अब सब कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं और अब उनको इस लायक शायद नहीं रखा जाएगा कि वो किसी तरीके से कोई इंटरफेयर कर पाए। देखिए, हमारे साथ थे लोकेश शर्मा, जिन्होंने तमाम बातचीत हमने की और तमाम उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही साथ जो अशोक गहलोत के बयान को लेकर चर्चा है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है उसको भी साफ तौर पर रखा है। उनका कहना है कि अब आलाकमान इस बात को सोच रहा है कि युवा नेतृत्व जो है राजस्थान में लीड करे उसी को लेकर, क्योंकि हाल ही में कई राज्यों में वो दिखाया भी है, चाहे वो केरल की बात करें या कर्नाटक की। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बार बार अगर मानेसर का जिक्र करते हैं तो फिर उसके पीछे उनकी कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल भी है। ऐसे में इस बात को लेकर अब इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से आगे राजस्थान की राजनीति में खासतौर पर कांग्रेस में कितना प्रभाव रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।